This program is sponsored by AIDS Control Society, Directorate of Health Services, Andaman and Nicobar Administration. चाहे चाहने वाले हों या परिवार वाले, हमारे अपने हों या पराए, उनका काम हमारा ख्याल रखना हो या वो खुद हमें काम देने वाले हों, जाने अनजाने ये सभी लोग HIV के साथ जीना थोड़ा मुश्किल बना ही देते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अगर आप इन सब की तरह HIV के साथ जी रहे हैं और आपके स्टेटस की वजह से कभी भी आपके साथ भेदभाव या बुरा बर्ताव किया गया है, तो डरिए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए है ये कानून, HIV एड्स रोकथाम व नियंत्रण एक्ट, जो कि 2017 में लागू किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या बुरा बर्ताव करना अब गैर कानूनी है। आप अपनी शिकायत अपने राज्य के ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं। तो अब अपने अधिकारों को जानें और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नशा समाज के लिए एक ऐसा दीमक है जो समय से पहले ही जीवन को समाप्त कर रहा है। नशे के सेवन से न केवल व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है, बल्कि व्यक्ति के परिवार और साथ ही साथ उनके सामाजिक वातावरण में भी प्रदूषण होता है या वो दूषित होता है। तो इस नशे रूपी जो संक्रमण है, इसे दूर करने के लिए, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के इस मंच पर नशे के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कुशल वैद्या। आप डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वर्तमान समय पर ANMS और जीबी पंत में कार्यरत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और साथ ही साथ अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक अपने प्रश्नों को पहुंचा सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर कुशल, नशे की जो सेवन है और इसके जो दुष्प्रभाव है, इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। तो इसे जो है कम करने के लिए, इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें और हमारे दर्शकों को समझाएं कि आज के इस दिन को इस वर्ष किस थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस साल का जो थीम है वो है एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। यानी साक्ष्य साफ है कि नशे की वजह से दिक्कतें होती हैं और इसको हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो बीमारी के शुरू होने से पहले ही करना है, यानी प्रिवेंशन में जी। रोग के बढ़ने से पहले प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम, इस पे फोकस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। अच्छा जी। तो साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो अगर आपको हमारे आज के जो विषय है कि नशे के किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या मन में कोई सवाल हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।
तो डॉक्टर कुशल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत ही दुखद है और जो ये हम देख रहे हैं कि अभी की जो सिचुएशन है कि बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई जो है नशे की बुरी जो आदत है इससे ग्रसित हो रहा है। और आए दिन हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं, वायरल वीडियोस आती है कि किस तरह से जो युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा घुसे जा रहा है और अपना भविष्य खराब कर रहा है। तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से समझना चाहे तो ये जो समस्या है हमारे देश में अब कितना बड़ा हो चुका है? देश में ये नशे की जो समस्या है इसको समझने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने NDDTC, एम्स का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, ट्रीटमेंट सेंटर, उसके साथ इन्होंने एक सर्वे किया 2019 में। उसमें ये पाया गया कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 16 करोड़ के ऊपर शराब पीने वाले लोग हैं। 3.1 करोड़ के आसपास जो कैनाबिस या गांजा का इस्तेमाल करते हैं। 60 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो अफीम से बनने वाले नशा की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें काफ़ी हद तक बच्चे भी हैं। 18 लाख बच्चे जो हैं वो इनहेलेंट यूज़ करते हैं। इनहेलेंट ऐसी नशा है जिसको लोग सूंघते हैं, जैसे डेंड्राइट है, सॉल्वेंट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकता है। तो 18 लाख तो बच्चे हैं इसमें। और 1 करोड़ के ऊपर ऐसे जनता है जो नशे, नींद की दवाई, सेडेटिव्स जिसको बोलते हैं, जिससे नींद आ जाता है, उन दवाओं का मिस यूज़ करते हैं, नॉन मेडिकल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा 8.5 लाख, 8.5 लाख के आसपास लोग इंजेक्टेबल ड्रग्स का यूज़ करते हैं जी। तो आने वाले दिनों में इसका रूप बढ़ेगा और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस पे आगे कार्य करने का गवर्नमेंट का अपना एक्शन प्लान वगैरह बनाती है। तो इससे मोटा मोटा हमें अपने देश में चलता हुआ प्रॉब्लम तो समझ में आया। काफ़ी ऐसे होता है कि सर्वेज में कई बार हमको, या जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, जो लोग जितने लोग आते हैं उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में पॉपुलेशन जो है वो समाज में होता है जी। इसको आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं। जैसे हिमखंड के ऊपर का जो टिप है वही दिखता है समुद्र के ऊपर, इसी तौर पे हॉस्पिटल में भी जो आने वाले लोग हैं, जितने लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग जो है समाज में रहते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जी जी। तो ये आंकड़े तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि इतनी जो बड़ी तादाद में लोग जो है इस जो समस्या से ग्रसित है और जूझ रहे हैं इस समस्या से। तो डॉक्टर कुशल, जहां हम बात कर रहे हैं कि जागरूकता की कमी है, वहीं पे बहुत सी भ्रांतियां भी आ जाती है और लोग जो है अपने ही अंदर कई तरह की तर्क बना लेते हैं कि अरे ये तो नशीली पदार्थों में नहीं आता है या फिर इसे हम उस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ऐसे कई तरह की बातें वो करते हैं। तो आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितने प्रकार के जो है नशीली पदार्थ है और जिसका जो है लोग अब सेवन कर रहे हैं या फिर जिससे ग्रसित है। देखिए, नशे को काफ़ी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है जी। अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, बट मोटी तौर पे जो सब्सटेंस यूज या नशे को कहते हैं उसमें अल्कोहल आता है, शराब, गांजा आता है, उसमें कैफीन जो कि कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, कॉफ़ी में मिलता है, वो कैफीन होता है। इसके अलावा ओपियोइड, अफीम से बनने वाले बहुत सारे पेन किलर्स होता है जी, जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। तो ओपियोइड्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारे स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, हेलुसिनोजेंस हैं। हेलुसिनोजेंस ऐसे ड्रग्स हैं जिसको लेने के बाद इंसान को हेलुसिनेशंस होते हैं, ऐसी चीज़ें महसूस होती है जो कि रियल नहीं होती है जी। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, इसको भी सब्सटेंस में रखा गया है। और सिंथेटिक ड्रग्स, ये अलग अलग मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। हम जहाँ तक इलिसिट ड्रग की बात करते हैं, जो इलीगल ड्रग्स जिसको गवर्नमेंट ने लीगलाइज नहीं किया है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल लीगलाइज्ड है, कैफीन लीगल है, बट इनसे भी नुकसान होता है, इनसे भी बीमारियां होती हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो दवाएं, जो नशा सरकार ने बैन किया हुआ है, क्योंकि उसके नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो उस चीज़ों से तो बहुत दूर रहना है। तो इसके लिए दोनों का अलग अलग मतलब है। इलिसिट ड्रग्स और ड्रग्स दोनों के बारे में पता होना चाहिए जी जी।
और डॉक्टर, कई बार हम ये देखते हैं कि ये जो तंबाकू सेवन करने वाली एक पॉपुलेशन है काफी बड़ी है, और इनका मानना है कि ये जो है इससे धुआं नहीं निकलता, स्मोक नहीं होता है, तो ये जो है नशीली सब्सटेंस में नहीं आता है, तो क्या ये सही है? देखिए, जैसे हम अंडमान निकोबार आइलैंड में एरेका नट का बिजनेस या जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा है। यहाँ की मैक्सिमम जो कल्टीवेशन है एरेका नट की होती है, और एरेका नट से तंबाकू, गुटखा, जो गुटखा बनता है, और तंबाकू का सेवन भी ज़्यादा है, तो इन दोनों से जो है कैंसर होता है। और इन डिब्बों में ओरल कैंसर्स, ब्रेन कैंसर, बहुत तरह की कैंसर, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ तंबाकू मुंह से लेते हो तो सिर्फ आपको मुंह का कैंसर ही होगा, शरीर में कहीं पे भी कैंसर हो सकता है जी। और क्योंकि तंबाकू इजीली अवेलेबल है, आसानी से दुकानों में मिल जाता है, तो लोग तंबाकू का सेवन कर लेते हैं। लेकिन उसे भी हम नशीली पदार्थ ही कहेंगे डॉक्टर? हाँ, नशीली पदार्थ कहेंगे जी। तो मैं अपने दर्शकों को पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और आज हम नशे के दुष्प्रभावों के विषय पर बात कर रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर कुशल वैद्या उपस्थित है। तो अगर आपको आज के इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो डॉक्टर, अगर हम जो ड्रग अब्यूजर्स है, जो नशा करते हैं, इनकी बात करें तो एक कॉमन कैरेक्टर इनके अंदर देखते हैं कि डिनाइल की होती है। इवन दो उन्हें दिखता है कि जब वो नशे करते हैं तो उससे कई तरह की समस्याएं होती है, कई तरह से वो खुद भी प्रभावित हो रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डिनाइल में ही चलते हैं। तो आज हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस किस तरह से एक व्यक्ति जो नशा करता है वो अपने साथ साथ अपने अपनों को भी प्रभावित करता है। देखिए, जब एक इंसान नशा करना शुरू करता है, मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग जो है अपने युवा अवस्था में जो एडोलसेंट स्टेज है, वहाँ पे क्योंकि लोगों को क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि ये क्या चीज़ है, इसको लोग कर रहे हैं, पीयर प्रेशर में, दोस्तों के साथ, कई बार स्ट्रेस में, और कई बार इजीली अवेलेबल होता है, तो इसीलिए वो नशे की चपेट में आ जाते हैं। एक बार किया, दो बार किया, फिर इस तरह करते करते उसको हर बार करना शुरू कर देता है, फिर लत लग जाता है। जब तक कि लत लगता है पता चलता है उसको देर हो चुकी होती है, और कई बार घर वाले छोड़ने को बोलते हैं। तो नशे के भी प्रभाव हैं, चिड़चिड़ापन, उदासी, मानसिक तौर पे तो इफेक्ट होता ही है, शारीरिक तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाता है, और इकोनॉमिकली बहुत दिक्कतें होती हैं, अपना कामकाज खराब हो जाता है, और फाइनेंशियली दिक्कतें होती हैं, और फैमिली लाइफ बहुत ख़राब होती है जी। बट जब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बताने पर भी वो डिनाइल में जाते हैं कि नहीं, मैं तो कम पीता हूँ, नहीं, पीने से मुझे तकलीफ नहीं है। उसके कुछ कारण हैं। एक तो उसकी पर्सनैलिटी खुद की जी, कि जो लोग कहते हैं अवेयरनेस है, वो अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा चीज़ ये है कि आसपास देखता है कि लोगों को, कि काफ़ी लोग तो नशा कर रहे हैं, उनको तो तकलीफ़ नहीं है, उसको लगता है कि उसे तकलीफ़ नहीं है। बट नशा जो है मल्टीफेसेट है, वो आपके ज़िंदगी के कई चरणों को नुकसान पहुंचाता है। सामने से देखकर किसी को नुकसान हो रहा है कि नहीं, ये बहुत लेट में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तब जाके दिखना शुरू होता है जी। बट आपका जो मस्तिष्क है वो तो उसमें नुकसान पहुंचता है, आपका पर्सनालिटी इफेक्ट कर देता है, आपका कामकाज खराब करता है। तो कई लोगों में डिनाइल होता है, और कई घरों में भी ऐसा होता है, कोई बच्चा किसी घर में है जिनके फैमिली मेंबर्स ही नशा करते हैं, तो उनको लगता है कि घर में तो नशा लोग करते ही हैं, तो मुझे ही क्यों कर रहे हैं। नशे से किसको कितना तकलीफ होगा, कौन कितना ज़्यादा डिसरप्टिव होगा, कौन घर में ज़्यादा शोर मचाएगा, घर में आतंक मचाएगा, वाइफ के ऊपर शक करेगा, तो ये नशा के होने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें डिनाइल तो पार्ट है, बट एजुकेशन इसीलिए शुरू के दौर में ही, बच्चों के सिलेबस में तो नहीं है, बट शुरू के दौर में ही अवेयरनेस घर से शुरू करे, अगर फिर स्कूल में शुरू हो, पता लगे, फिर जब काम करने वाली जगह में अगर इस तरह से वो अवेयर होता रहे, नॉलेज मिलता रहे, तो आशा है कि काफ़ी दूर रहेगा नशा से। जी। जी।
तो हमें समझ रहे हैं कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवारजनों को, घर में अगर बच्चे हैं तो उन पे भी एक बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव डाल सकता है। जी डॉक्टर, तो दर्शकों हम चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। नमस्कार, मैं एक काउंसलर हूँ। आज मैं आपको उन सभी सेवाओं के बारे में बताना चाहूंगी जो आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल के HIV जांच केंद्र में आपके लिए उपलब्ध हैं। देश भर में फैले हर ICTC केंद्र में आपकी HIV जांच एकदम मुफ्त की जाती है। साथ ही आपकी पहचान, जांच का परिणाम, ये सभी बातें हम पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। जांच के लिए हम यहाँ जो किट इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। जांच में अगर आपका HIV पॉजिटिव नहीं आता तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 3 महीने बाद जांच के लिए फिर से आएं और इस दूसरी जांच के बाद हर 6 महीने पर नियमित जांच करवाएं। और अगर आप HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे और नजदीकी ART केंद्र पर आपको रजिस्टर करवाएंगे, जहां डॉक्टर की सलाह के बाद आपका मुफ्त इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस सब के अलावा हम आपको कॉन्डम के इस्तेमाल और एक सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जीने के बारे में भी सलाह देते हैं और आपको HIV नेगेटिव रहने में मदद करते हैं। मुझ जैसे कई सारे काउंसलर यहाँ आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सोचिए मत, बस आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र आएं और एक गुप्त, मुफ्त और आसान HIV जांच का लाभ उठाएं। दर्शकों, डॉक्टर स्पीक के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नशे की हानिकारक प्रभावों के विषय पर, जिस पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुशल वैद्या। तो अगर आपको इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि नशा किस प्रकार एक व्यक्ति को और साथ ही साथ उसके जो आसपास के सराउंडिंग है उसको दूषित करता है, उससे उन्हें जो है तकलीफ पहुंचा सकती है। तो और साथ ही साथ आपने हमें ये भी बताया कि कई बार जो नशे की जो आदत की शुरुआत होती है ये बचपन में हो जाती है, जब एक बच्चा एडोलेसेंट स्टेज में होता है। तो ये हम कैसे समझे कि किस तरह की साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो हमें किस तरह की चीजें, लक्षण हमें दिखेंगे वो इंसानों पे जिनमें जो नशा करने लगा है? अगर किसी व्यक्ति को नशा करने की वजह से नुकसान हो रहा है जी, तो उसको हम हार्मफुल यूज कहते हैं कि उसको नुकसान हो रहा है, तो अपेरेंटली पता लगेगा, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो उस समय उसको रोक देना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन के, या जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंस की, आदी हो चुका है, लत लग चुका है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है, रेगुलरली करता है, या ज़रूरी नहीं है रेगुलरली, एक बार स्टार्ट करता है, कई दिनों तक स्टार्ट चलता है नशा, उसके बाद बंद कर देता है, बिंज पैटर्न बोलते हैं। नशा बंद करने के बाद हाथ पैर कांपना, चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना, गुस्सा ज़्यादा आना, काम काज में फोकस नहीं होना, अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो और फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, एक्सेसिव पसीना आना, धड़कन महसूस होना, तो नशा नहीं करने पर उसको ये तकलीफ होगी। जैसे ही नशा करेगा थोड़ा सा वापस से ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो उसको विड्रॉल हो रहा है, इसको विड्रॉल बोलते हैं। इसके बाद उसको जब भी नशा बंद करता है, उसको अगर लगता है कि उसको तलब लग रहा है, पीने का इच्छा हो रहा है, नशा करने का इच्छा हो रहा है, तो ये इसको क्रेविंग बोलते हैं, तलब लगना। ये अगर हो रहा है किसी को तो उसको समझना चाहिए कि ये डेंजर साइन है, मतलब आप नशे के आदी हो चुके हैं जी। और नशे की वजह से आप ज़्यादातर वक्त नशा खोजने में, शाम कब होगा, नशा कब लेने जाएंगे, इस तरह की परिस्थिति अगर हो, नशा खोजने का मन करे या नशे से निकलने में समय सारा व्यर्थ हो रहा है, तो एडिक्शन की एक पॉइंट है कि वो फुलफिल करता है। इसके अलावा आपका काम काज अफेक्ट हो रहा है, आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेना कम कर चुके हैं जितना लेना होता है, मतलब सोशल ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, आपका सोशल लाइफ भी अफेक्ट हो रहा है, आपका काम काज भी अफेक्ट हो रहा है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आप आदी हो रहे हैं।
ज़रूरी नहीं है सबको सारे प्रॉब्लम हो, किसी को माइल्ड हो सकता है, किसी को मॉडरेट हो सकता है, किसी को सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये मोटा मोटा तरीका है किसी को समझना है कि उसको लत लग चुका है। पहले ये सोचते थे कि लोग कि थोड़ा थोड़ा नशा करने से, कभी कभी करने से कुछ नहीं होता, जब कोई रोज पीता होगा तो उसको नुकसान है, बट ऐसा नहीं है। शराब आप एक दिन पीजिए या लगातार पीजिए, नुकसान तो करता है। और बॉडी का भी नया रिसर्च ये बताता है, बॉडी का हर पार्ट नुकसान पहुंचाता है। जी। तो डॉक्टर कुशल, एक और सवाल जो है एडोलेसेंट बच्चों पर करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा जो है एडोलेसेंट बच्चों का भी है जो कि इस चीज से ग्रसित होने लगा है अब। तो अगर हम अर्ली साइंस की बात करें कि कोई बच्चा अगर घर में इस तरह की आदतों से ग्रसित हुआ या फिर अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ इन सारे चीजों से, तो घर वाले, माता पिता हो गए या फिर कोई बड़े हो गए, वो अर्ली साइंस कैसे देखे कि बच्चा में किस तरह का व्यवहार या फिर परिवर्तन हम देख सकते हैं? बच्चे का जो ओवरऑल मूड है, जो सामान्यतः जैसा रहता है, खुश होगा, तो वो अगर वैसा नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बातचीत कम कर सकता है, ठीक, पढ़ाई खराब हो रहा है उसका जी, तो आपको डाउट करना शुरू करना पड़ेगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी जो ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट उसके बाद हमेशा एडोलेसेंट स्टेज में बच्चों को पहले से ही नशे के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उसका फ्रेंड सर्कल पे माता पिता को, अभिभावकों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे सर्कल में उठता मतलब घूमता है जी, है ना, कहीं ट्यूशन के बहाने कहीं और तो नहीं जाता है, लेट नाइट तो नहीं आ रहा है। एडोलेसेंट स्टेज में बहुत ज़्यादा छूट देना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बच्चे में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर डिसिप्लिन है तो ठीक बात है, लेकिन अगर उसका बहुत गुस्सा आ रहा है और जैसे मैंने लक्षण बताया, नींद खराब हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो हो सकता है कि नशे का प्रॉब्लम हो सकता है जी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्कूल में कोई बच्चा इंट्रोड्यूस करता है नशा और माँ बाप को पता नहीं चलता, तो इसलिए कई बार हमेशा ध्यान देना चाहिए उसका बिहेवियर कैसा है, कहीं नॉर्मल बिहेवियर से उसका डिवेट तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ और कारण हो, कुछ और तकलीफ हो सकता है उसको, बट बच्चों से कारण हो सकता है जी। और बच्चों के साथ हमेशा बात करना चाहिए जी। एडोलेसेंस के पहले तक स्ट्रिक्टनेस ठीक है, उसके बाद किसी एक पेरेंट को बच्चे के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है ताकि बच्चे ओपनली शेयर कर सके जी। तो इसी सवाल पे मैं आना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को इस जो स्टेज है इसमें डिसिप्लिन रखना होता है, और कई बार माता पिता, बच्चों के अभिभावक इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डिसिप्लिन मतलब कि कोई पनिशमेंट दे देना। तो जब अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का ऐसा पता चलता है कि वो इस तरह की किसी समस्या से ग्रसित हो चुका है, तो तब तुरंत जो है माता पिता बहुत वायलेंट हो जाते हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार की फिजिकल पनिशमेंट दे देते हैं। तो इस सिचुएशन को किस तरह से हम सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में जरा बताएं। सबसे पहले तो नशे के बारे में पहले ही जागरूकता घर में शुरू होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा चीज, कभी किसी को ऐसा लगता है कि इस तरह प्रॉब्लम है, तो दोनों पेरेंट्स को एज ए यूनिट काम करना है जी। ये नहीं होना चाहिए कि एक पेरेंट जो है ओवर पैम्परिंग, ओवर प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा बच्चे को सहेज के रख रहा है, और दूसरा अलग हो रहा है एकदम। तो पेरेंट्स को एज ए यूनिट काम करना है। अदरवाइज कई बार होता है बच्चे इसको मिसयूज़ करते हैं या इसका एडवांटेज उठाते हैं, तो और ऐसे में तब बच्चों के साथ डायरेक्ट बात करना चाहिए। गुस्से से कोई भी प्रॉब्लम तो सॉल्व होता नहीं है, यूजुअली ख़राब ही होता है। बच्चे को पहले बैठा के आराम से उससे पूछे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और ये अगर लगता है नशे का प्रॉब्लम है भी तो सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसको प्रॉपर काउंसलिंग और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। और पहले से ही बताएं कि फ्रेंड सर्कल कैसा रखना है। और आजकल जैसे कि पता है आपको कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आजकल समाज में एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वो है एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज़। बच्चे आज के दौर पर अगर देखें, मोबाइल में 6 से 9 घंटा यूज़ करते हैं, और सोशल मीडिया बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देती है नशे के बारे में, क्योंकि जो फिल्मों में और जो पॉपुलर आप वेब सीरीज़ बताएं, नशा को ग्लैमराइज करके दिखाते हैं, तो बच्चे आसानी से अट्रैक्ट होते हैं इसके तरफ। बट उस पर माता पिता का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि अभी जो नए शोध से पता चला है कि अगर हम नशा करते हैं, जैसे आपने अल्कोहल का हमें उदाहरण दिया है, तो उससे हमारे
पूरे संपूर्ण शरीर को ही असर पड़ सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें ये भी समझाएं कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उन्हें किस तरह की समस्याएं या बीमारियां हो सकती है। अभी एक कॉमन जो आप रेडियो में और टीवी में सुनते हैं कि मेथम्फेटामिन, मेथम्फेटामिन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। रिसेंटली अंडमान हडबे से कुछ प्रोक्योरमेंट मतलब पकड़ा है पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने। तो मेथम्फेटामिन बहुत सबको आजकल पता लग गया कि एक पाउडरी सब्सटेंस है, क्रिस्टल जैसा होता है। इसका इफेक्ट इतना डेंजरस है कि लोग सोचते हैं कि नशा एक बार करेंगे तो दोबारा तलब नहीं लगेगा या डिपेंडेंस नहीं होता है, बट इतना स्ट्रांग होता है कि अब एक बार लेता है कोई तो उसको डिपेंडेंस, बहुत स्ट्रांग डिपेंडेंस होता है, बहुत स्ट्रांग क्रेविंग होता है, तलब लगता है, तो फिर नशे के लिए भागता है और बहुत ज़्यादा महंगा है। और इसके अलावा ये ब्रेन डैमेज, बहुत पूरी तरीके से ब्रेन डैमेज करता है। अगर कोई व्यक्ति मेथम्फेटामिन यूज़ करता है, अगर उसका सीरीज़ ऑफ फोटोग्राफ्स अगर देखते हैं उम्र के साथ साथ, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होता है। और ब्रेन नशा ऐसा है कि ब्रेन को एट्रोफी कर देता है। ये इलिसिट ड्रग्स की बात करते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये ब्रेन का जो केमिकल है उसको चेंज कर देता है, इंसान की पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है और ब्रेन का वॉल्यूम है वो कम कर देता है। तो ब्रेन को तो डायरेक्टली इफेक्ट कर ही रहा है और साथ में शारीरिक चेंजेस भी बहुत सारे हैं। अच्छा जी। और इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने बताया, गुस्सा आना, फियर ख़त्म हो जाना, नींद नहीं आना और एक्सेसिव वायलेंट प्रवृत्ति का हो जाना, ये इसकी वजह से समाज में वायलेंस और क्रिमिनल क्राइम्स होने बढ़ती हैं जी। इसीलिए इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है जी। तो डॉक्टर एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि जब नशे की हम जानते हैं इतने सारे दुष्प्रभाव होता है, तो हम सबके मन में सवाल ज़रूर आता है कि सरकार इसे कम्प्लीटली बैन क्यों नहीं कर देती है। जब कहता है कि दुष्प्रभाव है तो फिर उसके बाद दुकानों में उपलब्ध भी होता है, तो इसका क्या तर्क है? ये बहुत कॉमन सा एक मन में लोगों को आता है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो क्यों। देखो, कई चीज़ों को ऐसा ना कम्प्लीटली बैन जब कर देते हैं तो उसका इलीगल ट्रेड शुरू हो जाता है। अगर शराब को अगर टोटली बंद कर देते हैं तो इसका इलीगल ट्रेड होता है और वो शरीर को ज़्यादा नुकसान करेगा। अच्छा, इसलिए कुछ ड्रग्स को अलग गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, बट अंडर कंट्रोल। जी डॉक्टर जी। तो डॉक्टर कुशल, आज आप हमारे बीच आए और आपने हमें नशे की कितनी तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का संदेश आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। तो जागरूक रहे और साथ ही साथ इस नशे की जो बीमारी है इससे खुद को और अपने अपनों को दूर रखें। तो इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। चाहे चाहने वाले हों या परिवार वाले, हमारे अपने हों या पराए, उनका काम हमारा ख्याल रखना हो या वो खुद हमें काम देने वाले हों, जाने अनजाने ये सभी लोग HIV के साथ जीना थोड़ा मुश्किल बना ही देते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अगर आप इन सब की तरह HIV के साथ जी रहे हैं और आपके स्टेटस की वजह से कभी भी आपके साथ भेदभाव या बुरा बर्ताव किया गया है, तो डरिए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए है ये कानून, HIV एड्स रोकथाम व नियंत्रण एक्ट, जो कि 2017 में लागू किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या बुरा बर्ताव करना अब गैर कानूनी है। आप अपनी शिकायत अपने राज्य के ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं। तो अब अपने अधिकारों को जानें और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय एड्स कंट्रोल सोसाइटी, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन,